सीरीज के पहले एपिसोड में हमने एक कंपैरेटिव स्टडी की थी। कांग्रेस के 10 साल 2004 से 2013 को हमने कंपेयर किया था बीजेपी के 10 सालों के साथ 2014 से 2023, और हमने देखा था कि दोनों सरकारों ने अपने अपने टेन्योर्स में इकोनॉमी को कैसे मैनेज किया। आज के वीडियो में एपिसोड 2 में हम ये सेम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों सरकारों के टेन्योर्स में जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल था। I think the job crisis is a hard economic reality. Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, नुकसान देश का हो रहा है और मिल नहीं सकता क्योंकि आपने वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नेटवर्क 18 में साल 2014 के बाद से एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है। और इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि दोनों सरकारों ने अपने अपने 10 साल के टेन्योर्स में कितनी जॉब्स क्रिएट की। फिर हम डिस्कस करेंगे दोनों सरकारों में टेन्योर्स में ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या हाल था। और फाइनली हम देखेंगे कि दोनों सरकारों ने जो जो स्कीम्स लॉन्च की अपने अपने टेन्योर्स में, उसका ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ा देश के एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। अब आप आजकल न्यूज चैनल पे या फिर सोशल मीडिया पे सुनते होंगे कि देश में बेरोजगारी की समस्या है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। दोनों सरकारें एक दूसरे को ब्लेम करती हैं कि हमने ज्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं, आपने नहीं की हैं। और जैसे इलेक्शंस का टाइम पास आता है, हर 5 साल में ये सब चीजें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। देश के नौजवानों को रोजगार मिले, हमने स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलाया है। कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये सारे के सारे आज के हिंदुस्तान में मजदूरी कर रहे हैं। सो इसके पीछे की क्या सच्चाई है, वो सारे नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आते कहां से। इंडिया में कोई भी एक सोर्स नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब्स के नंबर को कैलकुलेट करने का। और जो भी आपको पॉलिटिशियंस नंबर देते हैं या फिर आप न्यूज चैनल पे सुनते हैं, ये बेसिकली कुछ सेट 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को रेफर करते हैं। इनमें से कुछ फेमस नाम है जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NSSO बोलते हैं। ये जो डेटा देते हैं वो ऑफिशियल होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से आता है। दूसरा है एक मुंबई बेस्ड प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, इसको शॉर्ट फॉर्म में CMIE बोलते हैं। और तीसरा लेबर ब्यूरो सर्वे, ये भी एक ऑफिशियल डेटा होता है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस के आप नाम याद रखिएगा क्योंकि ये वीडियो में आगे कई बार आएगा। तो अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर कैसे कैलकुलेट करती हैं? ये करती हैं अलग अलग तरह के सर्वे करके। सरकार ने वर्कफोर्स को कैलकुलेट करने के लिए पॉपुलेशन को 3 पार्ट में बांटा हुआ है। सबसे पहले आपके मेन वर्कर्स, फिर मार्जिनल वर्कर्स और तीसरे में नॉन वर्कर्स। मेन वर्कर्स वो होते हैं जो पिछले 1 साल में 6 महीने से ज्यादा एम्प्लॉयड रहे होते हैं। मार्जिनल वो जो 6 महीने से कम रहे होते हैं। और नॉन वर्कर्स वो जो जॉब नहीं करना चाहते या फिर एक्टिवली मार्केट में जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हैं। तो पहली 2 कैटेगरीज में जो लोग आते हैं उनको बोला जाता है लेबर फोर्स। और जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा होता है वो लेबर फोर्स के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। यानी जो लोग जॉब नहीं ढूंढना चाहते हैं, मार्केट में एक्टिवली जॉब नहीं ढूंढ रहे या जॉब नहीं करना चाहते, वो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा में नहीं आते। लेबर फोर्स में 15 साल से ऊपर की पॉपुलेशन को लिया जाता है और इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों कैटेगरी के लोग आते हैं। और इसमें वो सभी लोग आते हैं जो या तो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे थे या जॉब करने के लिए अवेलेबल थे। तो किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को देखना हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लेबर फोर्स उसकी टोटल पॉपुलेशन का क्या परसेंट था, जिसको देखा जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट करके। और इसे हम डिस्कस करेंगे वीडियो के सेकंड हाफ में। अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपना सर्वे करती हैं लोगों से पूछ के कि एक सर्टेन पीरियड में आपका एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या था। अब इसमें 2 लूप होल्स हैं। पहला, कोई इंसान जॉब नहीं करना चाहता या फिर वो एक्टिवली जॉब ही नहीं ढूंढ रहा था मार्केट में, लेकिन जब उसका सर्वे हुआ तो उसने बोल दिया कि मेरे पास जॉब नहीं थी। और दूसरा, क्योंकि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का अपना अपना अलग टेक्निक है सर्वे करने का, इन्होंने कोई एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड लिया होगा जिसके हिसाब से इन तीनों के डेटा में बहुत सारा वेरिएशन होता है। तो इसमें जो भी नंबर्स बाहर आते हैं, मान लीजिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला कि 2 लाख अनएम्प्लॉयमेंट थी, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली 2 लाख अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो सिर्फ एक सैंपल के हिसाब से डिसाइड हुआ था। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी सरकारें हैं वो अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नंबर्स यूज करती हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 4 लाख नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी दी है। यानी तीनों में से जिसके नंबर्स बेटर निकलेंगे किसी एक सरकार के लिए,
उस सरकार के पॉलिटिशियन आपको वही नंबर रेफर करना चाहेंगे मीडिया में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। यहां तक कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी अपने अपने बायस के हिसाब से आपको वो नंबर्स रेफर करेंगे। अब अगर हम एक नजर नंबर्स पे भी डालें तो कांग्रेस के टाइम पे नेशनल सैंपल सर्वे यानी कि एनएसएसओ ही ज्यादातर जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स कैलकुलेट करता था, और उनके डेटा के हिसाब से यूपीए 1 में 2004 से लेकर 2009 तक कुल मिला के 10 लाख जॉब्स क्रिएट हुई। ये नंबर फॉर्मल जॉब्स का है, और फॉर्मल जॉब्स का मतलब होता है कि कोई भी पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइज जिन्होंने 10 से ज्यादा लोगों को हायर किया हुआ है, वो सारे नंबर्स फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट होते हैं। सेम रिपोर्ट के हिसाब से अगले 2 साल में नंबर्स एकदम स्पाइक कर जाते हैं, और अगले 2 साल में टोटल जॉब क्रिएशन होता है 17 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 70 लाख एम्प्लॉइज। लेकिन इंटरनेशनल लेबर फोर्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से नंबर्स का काफी क्रिटिसिज्म हुआ, और ये बोला गया कि इन 17 मिलियन में कम से कम 85% जॉब्स वो थी जिसमें लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं दिए गए, जैसे कि प्रोविडेंट फंड या फिर उनको पेंशन स्कीम्स में ऐड नहीं किया गया। सो ये बोला गया कि चाहे ये जॉब्स फॉर्मल सेक्टर में क्रिएट हुई थी, लेकिन इनका नेचर बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मली था। और 2011-12 में एनएसएसओ ने अपनी आखिरी रिपोर्ट रिलीज की थी, और उसके बाद अगले 6 साल तक यानी 2017-18 तक कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं थी जो जॉब्स या अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स कैलकुलेट करती थी। बहुत सारी कंपनीज अपने अलग अलग तरीके से रैंडम सर्वेस करती थी। और कांग्रेस के बचे हुए 3 सालों के नंबर्स हमने लिए हैं लेबर ब्यूरो से, और ये नंबर्स आप देख सकते हैं 2012 में 3 लाख, 2013 में 4 लाख और 2014 में तकरीबन 5 लाख जॉब्स। और सीएमआई के डेटा के हिसाब से कांग्रेस के 10 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन एन एवरेज 5% के आसपास हवर करती रही। बीजेपी ने शासन में आने से पहले कांग्रेस के 10 सालों के टेन्योर को जॉबलेस ग्रोथ का नाम दिया, और 2013 में आगरा में होने वाली एक रैली में पीएम मोदी ने यह प्रॉमिस किया कि अगले 10 सालों में वो 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट करके दिखाएंगे, यानी एक साल में 1 करोड़ जॉब। 2014-15 से लेकर 17-18 तक बीजेपी के जॉब्स के नंबर भी हमने लेबर ब्यूरो से ही लिए, और आप देख सकते हैं कि 2015 में ये नंबर था 1,35,000, 2016 और 17 में ऑलमोस्ट 2 लाख। सो हमने देखा था कि कांग्रेस के शुरू के 5 साल यूपीए 1 में ऑन एन एवरेज 2 लाख के हिसाब से जॉब्स क्रिएट हो रही थी, यानी टोटल 10 लाख था, और बीजेपी के भी शुरू के 3 साल ऑलमोस्ट 2 लाख के हिसाब से जॉब्स क्रिएट हो रही थी फॉर्मल सेक्टर की। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि दोनों नंबर्स 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के सैम्पलिंग टेक्निक्स के निकले हुए। 2016-17 का ये वो टाइम था जब डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, और बहुत सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाईएस्ट रेट पे था। नेशनल सैंपल सर्वे यानी एनएसएसओ की एक लीक्ड रिपोर्ट के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाईएस्ट रेट पे था पिछले 45 सालों में, जो कि 6.1% था। वहीं सीएमआई ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 2017-18 में तकरीबन 1 करोड़ जॉब लॉस हुआ है। सो चाहे ये अलग अलग रिपोर्ट्स अपने अलग अलग नंबर्स दिखाती हूँ, लेकिन ये सब देख के इतना तो समझ में आता है कि 2016-17-18 में कुछ तो ऐसा हुआ था कि जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ठीक नहीं थी। अब इन सारी रिपोर्ट्स का बहुत सारा क्रिटिसिज्म होने लगा, और पीएम मोदी ने खुद ये कहा था कि हमारे देश में जॉब्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना कि जॉब्स कैलकुलेट करने वाले डेटा की है। पीएम मोदी ने 2018 में ये कहा था कि ये सारा जॉब्स कैलकुलेट करने का तरीका ट्रेडिशनल मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, और नए इंडिया में हमें नए टेक्निक्स की जरूरत है। सो 2017-18 में एक नई टेक्निक आती है जॉब्स के नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए, यानी 2011-12 तक एनएसएसओ जो 2 अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश करती थी, नेशन वाइड क्विंक्वानियल और डेसेनियल पॉपुलेशन सेंसस, इन रिपोर्ट्स का नाम चेंज होके हो जाता है पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। सो 2017-18 से लेकर आज दिन तक इंडिया में यही एक ऑथेंटिक सोर्स है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स को मेजर करने के लिए। इस रिपोर्ट के हिसाब से सारे एस्टिमेट्स किए जाते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को बेस मान के, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल पेंशन स्कीम में जैसे जैसे लोग जुड़ना शुरू हुए, उस हिसाब से जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर कैलकुलेट होना शुरू हुए। अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के डेटाबेस के हिसाब से सितंबर 2017 से लेकर नवंबर 2018 तक ऑलमोस्ट 73 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े थे ईपीएफ डेटाबेस में, और बाकी सारी स्कीम्स को इंक्लूड करके अगले 5 साल तक 2017-18 से लेकर 2022-23 तक ऑलमोस्ट 80 लाख से लेकर 1 करोड़ नई जॉब्स ऐड होने लगी एज पर ईपीएफ डेटा। तो अगर हम कांग्रेस के 10 सालों को कंपेयर करें बीजेपी के 10 सालों के साथ, तो कांग्रेस के 10 सालों में तकरीबन 2 करोड़ फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुई, और बीजेपी के 10 सालों में तकरीबन 6 करोड़। लेकिन एक कंपैरिजन बिल्कुल भी वायबल नहीं है, क्योंकि दोनों सरकारों के टेन्योर्स में 2 बिल्कुल डिफरेंट मेथोडोलॉजीज थी जिसके हिसाब से जॉब्स के नंबर कैलकुलेट होते थे। पिछले साल 2023 में बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड पर्सनल जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने बीजेपी के 9 सालों को कंपेयर किया था कांग्रेस के 9 सालों के साथ, और उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी ने अपने 9 सालों में 9 लाख जॉब्स क्रिएट की हैं, वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 6 लाख की थी। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ज्यादा निकली थी इन कंपैरिजन टू कांग्रेस। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने ये नंबर कंपैरिजन कैसे किया।
क्योंकि दोनों ही सरकारों के टाइम पे अलग अलग तरीके से जॉब्स के नंबर कैलकुलेट होते थे। अब आप ये देख ही सकते हैं कि इंडिया में जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने के तरीके कितने कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं और उनमें कितने सारे सीक्वेंसेस ब्रेक हुए हैं। सो इलेक्शंस के टाइम पे जो पॉलिटिशियन जनता को ये विश्वास दिलाने में लग जाते हैं कि हमने इतनी जॉब्स क्रिएट की थी, उन्होंने नहीं की थी, आप देख ही सकते हैं कि इसके पीछे का बेस क्या है और इतना आसान नहीं है नंबर्स बताना और एक दूसरे के साथ कंपेयर करना। सो जॉब्स के एब्सोल्यूट नंबर्स तो हमने डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। पीएलएफएस का डेटा जो कि 2017-18 के बाद आना शुरू हुआ, उसके हिसाब से 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाईएस्ट रेट पे थी 6.1, जो कि 2021-22 में कम होकर हो जाती है 4.1% और अगले साल और कम हो जाती है 3.4%। और इस रिपोर्ट के हिसाब से यह अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 10-15 सालों का लोएस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना कम हो उतना ही अच्छा है और एम्प्लॉयमेंट रेट जितना ज्यादा उतना अच्छा है। लेकिन मुंबई बेस्ड प्राइवेट कंपनी CMIE जो कि हाउस होल्ड सर्वेस करते हैं, उनके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा थोड़ा सा अलग है। इनके डेटा के हिसाब से बीजेपी के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ग्रेजुअली कम हो रहा था, लेकिन 2020 में कोविड के टाइम पे बढ़ गया और फिर 2021-22 में भी ये नंबर थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही था। अगर हम एक नजर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे भी डालें तो इन्होंने कुछ और ही नंबर्स दिखाए हैं। इनके हिसाब से बीजेपी के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रेजुअली थोड़ा सा कम हो रहा था, उसके बाद 2020 में एकदम बढ़ गया, लेकिन फिर से कम हो गया 7% की रेंज में। अब हम एक नजर डालते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर। सरकार का ऑफिशियल डेटा यानी कि पीएलएफएस के हिसाब से 2017-18 में एम्प्लॉयमेंट रेट था 46.8%, जो कि 2022-23 में बढ़ के हो गया 56%। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल वेबसाइट ग्लोबल डेटा को रेफर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2010 से लेकर 2021 के बीच में एम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। इनका डेटा सिर्फ 2021 तक का है, लेकिन अगर हम पीएलएफएस के 2021 के एम्प्लॉयमेंट रेट को कंपेयर करें इनके 2021 के एम्प्लॉयमेंट रेट से, तो दोनों नंबर्स आपस में सिंक में नहीं है। सो आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी मेस्ड अप सिचुएशन है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम सेकंड हाफ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को भी रिव्यू करेंगे और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट से लिंक्ड होता है। सो पीएलएफएस के हिसाब से 2017-18 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था 49.8%, जो 2021 में बढ़ा और फिर 2022-23 में बढ़ के हो गया 57.9%। लेकिन CMIE का डेटा बिल्कुल अलग है। उनके हिसाब से 2016-17 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था 46.2%, जो आगे आने वाले सालों में कम होता रहा और 2022-23 में था 39.5%। ये परसेंट जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देश में काम करने के लिए एक्टिव हैं और काम ढूंढ रहे हैं। अब ये सब देख के हो सकता है आपको एक बारी के लिए लगे कि ये कितना कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली कंफ्यूजिंग है। और आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड रहा है जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को समझना। एक ही देश में दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने अलग अलग नंबर दिखाती हैं और जिसको जो सूट करता है वो नंबर पब्लिक में रख देता है। अब आपको पीएलएफएस का डेटा रेफर करना है, CMIE का करना है या फिर इंटरनेशनल डेटा रेफर करना है, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन अगर इन सभी से जॉब्स का सिनेरियो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमें कुछ एडिशनल मैट्रिक्स देखनी पड़ेंगी और उसी के लिए हम मूव करेंगे वीडियो के थर्ड पार्ट में। अब किसी भी कंट्री में जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए। अब इन दोनों सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट करती थी, लेकिन जो मेजर स्कीम्स थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कांग्रेस की फ्लैगशिप स्कीम थी मनरेगा और इसके हिसाब से रूरल एरियाज में वर्कर्स को 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलने की बात हुई, लेकिन इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ और ये बोला गया कि इसमें करप्शन हुआ और अल्टीमेटली वर्कर्स तक पैसा ही नहीं पहुंचा, बीच में ऑफिशियल्स ने खा लिया। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में इस सेम स्कीम को आगे भी कंटिन्यू किया, लेकिन इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशंस किए और बीजेपी की कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जो कि स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए था। लेकिन अगर हम सरकार का ऑफिशियल पीएलएफएस डेटा रेफर करें तो आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्कफोर्स कम हुआ है, 12.1% से कम होकर 11.6%, जो ये बताता है कि मेक इन इंडिया इतना बड़ा सक्सेस तो नहीं था। वहीं आप देखेंगे कि सर्विस इंडस्ट्री में भी वर्कफोर्स कम हुआ है, 13.2% से लेकर 11.2%। जहां वर्कफोर्स बढ़ा है वो है एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन। अब इन सारी स्कीम्स का ग्राउंड लेवल पे कितना इंपैक्ट हुआ हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं और हम यहाँ पे 3 अलग अलग मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सो कांग्रेस के टेन्योर में यूपीए 1 के टाइम पे 2004 से 2009 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज गिर गया था। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स टोटल वर्कफोर्स का 56% था 2004 में, जो गिर के हो गया 50% 2009-10 में। वहीं बीजेपी के टाइम पे 2017-18 में था 52%, जो 2022-23 में बढ़ के हो गया 57%। ये जो नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये लेबर ब्यूरो और पीएलएफएस
दोनों को रेफर करके लिया गया और इसको वाउच किया था स्टेट बैंक ने भी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक रिसर्च के हिसाब से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है पिछले 5-7 साल में और ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल जॉब नहीं करना चाह रहे और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे मैट्रिक के बारे में जिसका नाम है पॉवर्टी इंडेक्स। इसे हम नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी बोलते हैं। और पॉवर्टी इंडेक्स को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे देश के ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में पता चलता है। जितने लोग काम कर रहे होंगे, जितने लोग इकोनॉमिकली एक्टिव होंगे, उतना ही पॉवर्टी इंडेक्स इंप्रूव होगा। इसमें 3 चीजों को इक्वल वेट दिया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Big poverty debate tonight. Let's raise the big question that Niti Aayog report on poverty, is it genuine or has the data been fudged? Who performed better on poverty, the Modi government or the previous Manmohan Singh government? What is the real poverty count in the country at the moment? सरकार का ऑफिशियल डिपार्टमेंट नीति आयोग के हिसाब से पॉवर्टी इंडेक्स 2015-16 में था 24.8%, जो कि 2021 में कम हो गया 14.96%। इस 9.8% के पॉवर्टी इंडेक्स रिडक्शन का मतलब है कि इंडिया में तकरीबन 25 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं 2015 से 2020 के बीच। ये सेम इंफॉर्मेशन यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट में भी मेंशन्ड है और उसके हिसाब से भी इन 5 सालों में इंडिया में 135 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे मैट्रिक के बारे में जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक इशू करता है और वो एक एग्रीगेट वैल्यू होती है बहुत सारे पैरामीटर्स की जो ये बताती है कि किसी एक कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है। वो एक रैंकिंग इशू करते हैं और जितनी कम रैंकिंग हो उतना ही अच्छा है। 2008 में इंडिया की रैंकिंग थी 132 जो 2019 में घट के हो गई 63। सो हमने इस वीडियो में एक सीक्वेंशियल तरीके से 3 अलग अलग पार्ट्स में 3 अलग अलग एरियाज को एनालाइज करके देखा और देखा कि कांग्रेस के 10 सालों में और बीजेपी के 10 सालों में जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन थी। मैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे देखता हूँ कि बहुत आसानी से लोग ये बता देते हैं कि जॉब्स के नंबर क्या थे, बीजेपी ने कितने किए थे, कांग्रेस ने कितने किए थे। जितनी आसानी से वो आपको ये बताते हैं उतना ही मुश्किल है इसको ग्राउंड लेवल पे समझना और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है इसकी कैलकुलेशन करना। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा कोई सिंगल सोर्स रहा ही नहीं है पिछले 20-30 सालों में जो एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स के नंबर को कैलकुलेट करता हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इतने सारे नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स को जो हमने डिस्कस किया है अब आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि बीजेपी के टाइम पे ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई थी या फिर कांग्रेस के टाइम पे हुई थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।